नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का अगला भाग लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। और आपको बता दूं कि इसके पिछले के जो भी भाग हैं वो आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त होंगे। तो कृपया मुंशी चंद्र की कहानियाँ एवं उपन्यास इस प्लेलिस्ट को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा ये मुंशी प्रेमचंद का जो भी साहित्य है आपको उसमें प्राप्त हो जाएगा। तख्ता डगमगाता कभी तिरछा कभी सीधा कभी चक्कर खाता हुआ चला जा रहा था। सहसा मालती ने कातर कंठ से पूछा, और मैं तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आती? मेहता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आती हो, बार बार आती हो, सुगंध के एक झोंके की तरह, कल्पना की एक छाया की तरह, और फिर अदृश्य हो जाती हो। दौड़ता हूँ कि तुम्हें करपास में बांध लूँ, पर हाथ खुले रह जाते हैं और तुम गायब हो जाती हो। मालती ने उन्माद की दशा में कहा, लेकिन तुमने इसका कारण भी सोचा, समझना चाहा? हाँ मालती, बहुत सोचा, बार बार सोचा। तो क्या मालूम हुआ? यही कि मैं जिस आधार पर जीवन का भवन खड़ा करना चाहता हूँ वह अस्थिर है। ये कोई विशाल भवन नहीं है, केवल एक छोटी सी शांत कुटिया है, लेकिन उसके लिए भी तो कोई स्थिर आधार चाहिए। मालती ने अपना हाथ छुड़ाकर जैसे मान करते हुए कहा, ये झूठा आक्षेप है। तुमने सदैव मुझे परीक्षा की आंखों से देखा, कभी प्रेम की आंखों से नहीं। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है? परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज़ है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। मैंने तुमसे प्रेम किया, मैं कल्पना ही नहीं कर सकती कि तुम में कोई बुराई भी है, मगर तुमने मेरी परीक्षा की और तुम मुझे अस्थिर, चंचल और जाने क्या क्या समझकर मुझसे हमेशा दूर भागते रहे। नहीं, मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ वह मुझे कह लेने दो। मैं क्यों अस्थिर और चंचल हूँ? इसीलिए कि मुझे वह प्रेम नहीं मिला जो मुझे स्थिर और अचंचल बनाता। अगर तुमने मेरे जो मुझे स्थिर और चंचल बनाता, अगर तुमने मेरे सामने उसी तरह आत्मसमर्पण किया होता जैसे मैंने तुम्हारे सामने किया, तो तुम आज मुझ पर ये आक्षेप न रखते। मेहता ने मालती के मान का आनंद उठाते हुए कहा, तुमने मेरी परीक्षा कभी नहीं की, सच कहती हो, कभी नहीं की। जो तुमने गलती की तो तुमने गलती की, मैं इसकी परवाह नहीं करती। भावुकता में न जाओ मालती, प्रेम देने के पहले हम सब परीक्षा करते हैं, और तुमने भी की, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से ही की हो। मैं आज तुमसे स्पष्ट कहता हूँ, पहले मैंने तुम्हें उसी तरह देखा जैसे रोज ही हजारों देवियों को देखा करता हूँ, केवल विनोद के भाव से। अगर मैं गलती नहीं करता तो तुमने भी मुझे मनोरंजन के लिए एक नया खिलौना समझा। मालती ने टोका, गलत कहते हो, मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा। मैंने पहले ही दिन तुम्हें अपना देव बनाकर अपने हृदय। मेहता बात काट कर बोले, फिर वही भावुकता? मुझे ऐसे महत्व के विषय में भावुकता पसंद नहीं। अगर तुमने पहले ही दिन से मुझे इस कृपा के योग्य समझा तो इसका यही कारण हो सकता है कि मैं रूप भरने में तुमसे ज़्यादा कुशल हूँ। वरना जहाँ तक मैंने नारियों का स्वभाव देखा है वह प्रेम के विषय में काफ़ी छानबीन करती हैं। पहले भी तो स्वयंवर से पुरुषों की परीक्षा होती थी। ये मनोवृत्ति अब भी मौजूद है, चाहे उसका रूप कुछ बदल गया हो। मैंने तब से बराबर यही कोशिश की है कि अपने को संपूर्ण रूप से तुम्हारे सामने रख दूं और उसके साथ ही तुम्हारी आत्मा तक भी पहुंच जाऊं। और मैं ज्यों ज्यों तुम्हारे अंत स्थल की गहराई में उतरा हूँ, मुझे रत्न ही मिले हैं। मैं विनोद के लिए आया और आज उपासक बना हुआ हूँ। तुमने मेरे भीतर क्या पाया ये मुझे मालूम नहीं। नदी का दूसरा किनारा आ गया, दोनों उतरकर उसी बालू के फर्श पर जा बैठे। मेहता फिर उसी प्रवाह में बोले, और आज मैं यहाँ वही पूछने के लिए तुम्हें लाया हूँ। मालती ने कांपते हुए स्वर में कहा, क्या अभी तुम्हें मुझसे ये पूछने की ज़रूरत बाकी है? हाँ, इसलिए कि मैं आज तुम्हें अपना वह रूप दिखाऊंगा जो शायद अभी तक तुमने नहीं देखा और जिसे मैंने भी छिपाया है। अच्छा, मान लो मैं तुमसे विवाह करके कल तुमसे बेवफाई करूं, तो तुम मुझे क्या सज़ा दोगी? मालती ने उसकी ओर चकित होकर देखा। इसका आशय उसकी समझ में न आया। ऐसा प्रश्न क्यों करते हो? मेरे लिए ये बड़े महत्व की बात है, मैं इसकी संभावना नहीं समझती।
संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। बड़े से बड़ा महात्मा भी एक क्षण में पतित हो सकता है। मैं उसका कारण खोजूंगी और उसे दूर करूंगी। मान लो मेरी आदत न छूटे, फिर मैं नहीं कह सकती क्या करूंगी। शायद विष खाकर सो रहूं। लेकिन यदि तुम मुझसे यही प्रश्न करो तो मैं उसका दूसरा जवाब दूंगा। मालती ने सशंक होकर पूछा, बतलाओ। मेहता ने दृढ़ता के साथ कहा, मैं पहले तुम्हारा प्राणांत कर दूंगा, फिर अपना। मालती ने जोर से कहा मारा और सिर से पांव तक सिहर उठी। उसकी हंसी केवल उसके सिहरन को छिपाने का आवरण थी। मेहता ने पूछा, तुम हंसी क्यों? इसीलिए कि तुम ऐसे हिंसावादी नहीं जान पड़ते। नहीं मालती, इसी विषय में मैं पूरा पशु हूँ और उस पर लज्जित होने का कोई कारण नहीं देखता। आध्यात्मिक प्रेम और त्यागमय प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, और जिसमें आदमी अपने को मिटाकर केवल प्रेमिका के लिए जीता है, उसके आनंद से आनंदित होता है और उसके चरणों पर अपनी आत्मा समर्पित कर देता है, मेरे लिए निरर्थक शब्द हैं। मैंने पुस्तकों में ऐसी प्रेम कथाएं पढ़ी हैं जहाँ प्रेमी ने प्रेमिका के नए प्रेमियों के लिए अपनी जान दे दी है, मगर उस भावना को मैं श्रद्धा कह सकता हूँ, सेवा कह सकता हूँ, प्रेम कभी नहीं। प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं है, खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देता। मालती ने उनकी आंखों से आंखें डालकर कहा, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उसे दूर ही रहूँगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह से ऊपर समझती हूँ। वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं। हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। उसके मंदिर में तुम परीक्षक बनकर नहीं, उपासक बनकर ही वरदान पा सकते हो। वह उठकर खड़ी हो गई और तेजी से नदी की तरफ चली, मानो उसने अपना खोया हुआ मार्ग पा लिया हो। ऐसी स्फूर्ति का उसे कभी अनुभव न हुआ। उसने स्वतंत्र जीवन में भी अपने में एक दुर्बलता पाई थी जो उसे सदैव आंदोलित करती रहती थी, सदैव अस्थिर रखती थी। उसका मन जैसे कोई आश्रय खोजा करता था जिसके बल पर टिक सके, संसार का सामना कर सके। अपने में उसे वह शक्ति न मिलती। बुद्धि और चरित्र की शक्ति देखकर वह उसकी ओर लालायित होकर जाती थी। पानी की भांति हर एक पात्र का रूप धारण कर लेती थी। उसका अपना कोई रूप न था। उसकी मनोवृत्ति अभी तक किसी परीक्षार्थी छात्र जैसी थी। छात्र को पुस्तकों से प्रेम हो सकता है, आज हो जाता है, लेकिन वह पुस्तक के उन्हीं भागों पर ज़्यादा ध्यान देता है जो परीक्षा में आ सकते हैं। उसकी पहली गरज परीक्षा में सफल होना है, ज्ञानार्जन इसके बाद। अगर उसे मालूम हो जाए कि परीक्षक बड़ा दयालु या अंधा है और छात्रों को यूं ही पास कर दिया करता है, तो शायद वह पुस्तक की ओर आंख उठाकर भी न देखे। मालती जो कुछ करती थी मेहता को प्रसन्न करने के लिए। इसका मतलब था कि मेहता का प्रेम और विश्वास प्राप्त करना, उसके मनोराज्य की रानी बन जाना। लेकिन उसी छात्र की तरह अपनी योग्यता का विश्वास जमा कर लियाकत आ जाने से परीक्षक आप उससे संतुष्ट हो जाएगा, इतना धैर्य उसे न था। मगर आज मेहता ने जैसे उसे ठुकराकर उसकी आत्मशक्ति को जगा दिया। मेहता को जब से उसने पहली बार देखा था, तभी से उसका मन उसकी ओर झुका था। उसे वह अपने परिचितों में सबसे समर्थ जान पड़े। उसके परिष्कृत जीवन में बुद्धि की प्रखरता, विचारों की दृढ़ता ही सबसे ऊंची वस्तु थी। धन और ऐश्वर्य को तो वह केवल खिलौना समझती थी जिसे खेल कर लड़के तोड़ फोड़ डालते हैं। रूप में भी अब उसके लिए विशेष आकर्षण न था, यद्यपि कुरूपता के लिए घृणा थी। उसको तो अब बुद्धि शक्ति ही अपनी ओर झुका सकती थी, जिसके आश्रय में उसमें आत्मविश्वास जगे, अपने विकास की प्रेरणा मिले, अपने में शक्ति का संचार हो, अपने जीवन की सार्थकता का ज्ञान हो। मेहता के बुद्धि बल और तेजस्विता ने उसके ऊपर अपनी मोहर लगा दी और तब से वह अपना संस्कार करती चली जाती थी। जिस प्रेरक शक्ति की उसे जरूरत थी वह मिल गई थी। अज्ञात रूप से वह उसे गति और शक्ति दे रही थी। जीवन का नया आदर्श जो उसके सामने आ गया था, वह अपने को उसके समीप पहुंचाने की चेष्टा करती हुई और सफलता का अनुभव करती हुई उस दिन की कल्पना कर रही थी जब वह और मेहता एकात्म हो जाएंगे, और ये कल्पना उसे और भी दृढ़ निष्ठ बना रही थी। मगर आज जब मेहता ने उसकी आशाओं को द्वार तक लाकर प्रेम का वह आदर्श उसके सामने रखा, जिसमें प्रेम को आत्मा और समर्पण के क्षेत्र से गिराकर भौतिक धरातल तक पहुंचा दिया,
जिसमें प्रेम को आत्मा और समर्पण के क्षेत्र से गिराकर भौतिक धरातल तक पहुंचा दिया गया था, जहां संदेह और ईर्ष्या और भोग का राज्य है। तब उसकी परिष्कृत बुद्धि आहत हो उठी और मेहता से उसे जो श्रद्धा थी उस पर एक धक्का लगा, मानो कोई शिष्य अपने गुरु को कोई नीच कर्म करते देख ले। उसने देखा मेहता की बुद्धि प्रखरता प्रेमत्व को पशुता की ओर खींचे लिए जाती है और उसके देवत्व की ओर से आंखें बंद किए लेती है। ये देखकर उसका दिल बैठ गया। मेहता ने कुछ लज्जित होकर कहा, आओ कुछ देर और बैठे। मालती बोली, नहीं, अब लौटना चाहिए, देर हो रही है। राय साहब का सितारा बुलंद था, उसके तीनों मंसूबे पूरे हो गए थे। कन्या की शादी धूमधाम से हो गई, मुकदमा जीत गए और निर्वाचन में सफल ही न हुए थे, होम मेंबर भी हो गए थे। चारों ओर से बधाइयाँ मिल रही थी, कारों का तांता लगा हुआ था। इस मुकदमे को जीतकर उन्होंने तालुकेदारों की प्रथम श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लिया था। सम्मान तो उनका पहले भी किसी से कम न था, मगर अब तो उसकी जड़ और भी गहरी तथा मजबूत हो गई थी। सामयिक पत्रों में उनके चित्र चरित्र दनादन निकल रहे थे। कर्ज की मात्रा और बढ़ गई थी, मगर अब राय साहब को इसकी परवाह न थी। वह इस नई मिल्कियत का एक छोटा सा टुकड़ा बेचकर कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। सुख की जो ऊंची से ऊंची कल्पना उन्होंने की थी, उससे कहीं ऊंचे जा पहुँचे थे। अभी तक उनका बंगला केवल लखनऊ में था, अब नैनीताल, मंसूरी और शिमला तीनों स्थानों में एक एक बंगला बनवाना लाजिम हो गया। अब उन्हें यह शोभा नहीं देता कि इन स्थानों में जाएं तो होटलों में या किसी दूसरे राजा के बंगले में ठहरें। जब सूर्य प्रताप सिंह के बंगले इन सभी स्थानों में थे तो राय साहब के लिए ये बड़ी लज्जा की बात थी कि उनके बंगले न हों। संयोग से बंगले बनवाने की जहमत न उठानी पड़ी। बने बनाए बंगले सस्ते दामों में मिल गए। हर एक बंगले के लिए माली, चौकीदार, कारिंदा, खानसामा आदि भी रख लिए गए। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह थी कि अब की हिज मैजेस्टी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें राजा की पदवी भी मिल गई। अब उनकी महत्वाकांक्षा संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई। उस दिन खूब जश्न मनाया गया। इतनी शानदार दावत हुई कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। जिस वक्त हिज एक्सलेंसी गवर्नर ने उन्हें पदवी प्रदान की, गर्व के साथ राजभक्त की ऐसी तरंग उनके मन में उठी कि उनका एक एक रोम उसमें प्लावित हो उठा। यह है जीवन। नहीं, विद्रोहियों के फेर में पड़कर व्यर्थ बदनामी ली, जेल गए और अफसरों की नज़रों में गिर गए। जिस डीएसपी ने उन्हें पिछली बार गिरफ्तार किया था, इस वक्त वह उनके सामने हाथ बांधे खड़ा था, शायद अपने अपराध के लिए क्षमा मांग रहा था। मगर जीवन की सबसे बड़ी विजय उन्हें उस वक्त हुई जब उनके पुराने परास्त शत्रु सूर्य प्रताप सिंह ने उनके बड़े लड़के रुद्रपाल सिंह से अपनी कन्या के विवाह का संदेशा भेजा। राय साहब को न मुकदमा जीतने की इतनी खुशी हुई थी, न मिनिस्टर होने की। वह सारी बातें कल्पना में आती थी, मगर ये बात तो आशातीत ही नहीं, कल्पनातीत थी। वही सूर्य प्रताप सिंह जो अभी कई महीने तक उन्हें अपने कुत्ते से भी नीच समझते थे, वह आज उनके लड़के से अपनी लड़की का विवाह करना चाहते थे। कितनी असंभव बात। रुद्रपाल इस समय एमए में पढ़ता था। बड़ा निर्भीक, पक्का, आदर्शवादी, अपने ऊपर भरोसा रखने वाला, अभिमानी, रसिक, आलसी युवक था, जिसे अपने पिता की ये धन और मान लिप्सा बुरी लगती थी। राय साहब इस समय नैनीताल में थे। ये संदेशा पाकर फूल उठे। यद्यपि वह विवाह के विषय में लड़के पर किसी तरह का दबाव डालना न चाहते थे, पर इसका उन्हें विश्वास था कि वह जो कुछ निश्चय कर लेंगे उसमें रुद्रपाल को कोई आपत्ति नहीं होगी। और राजा सूर्य प्रताप सिंह से नाता हो जाना एक ऐसे सौभाग्य की बात है कि रुद्रपाल सहमत न होना सौभाग्य की बात थी कि रुद्रपाल का सहमत न होना ख्याल में भी ना आ सकता था। उन्होंने तुरंत राजा साहब को बात दे दी और उसी वक्त रुद्रपाल को फ़ोन किया। रुद्रपाल ने जवाब दिया, मुझे स्वीकार नहीं। राय साहब को अपने जीवन में न कभी इतनी निराशा हुई, न इतना क्रोध आया था। पूछा, कोई वजह? न ही कभी इतना क्रोध आया था। पूछा, कोई वजह? समय आने पर मालूम हो जाएगा। मैं अभी जानना चाहता हूँ। मैं नहीं बतलाना चाहता। तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। जिस बात को मेरी आत्मा स्वीकार नहीं करती, उसे मैं आपके हुक्म से नहीं मान सकता। राय साहब ने बड़ी नम्रता से समझाया, बेटा, तुम आदर्शवाद के पीछे अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो। ये संबंध समाज में तुम्हारा कितना स्थान
तुम्हारा स्थान कितना ऊंचा कर देगा, क्या तुमने कभी सोचा है? मुझे ईश्वर की प्रेरणा समझो। उस कुल की कोई दरिद्र कन्या भी मुझे मिलती तो मैं अपने भाग्य को सराहता। ये तो राजा सूर्य प्रताप की कन्या है, जो हमारे सिरमौर हैं। मैं उसे रोज़ देखता हूँ, तुमने भी देखा होगा। रूप गुणशील स्वभाव में ऐसी युवती मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तो 4 दिन का मेहमान हूँ, तुम्हारे सामने सारा जीवन पड़ा है। मैं तुम्हारे ऊपर दबाव नहीं डालना चाहता। तुम जानते हो विवाह के विषय में मेरे विचार कितने उदार हैं, लेकिन मेरा ये भी तो धर्म है कि अगर तुम्हें गलती करते देखूं तो चेतावनी दे दूं। रुद्रपाल ने इसका जवाब दिया, मैं इस विषय में बहुत पहले निश्चय कर चुका हूँ, उसमें अब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। राय साहब को लड़के की जड़ता पर फिर क्रोध आया। गरज कर बोले, मालूम होता है तुम्हारा सिर फिर गया। आकर मुझसे मिलो, विलम्ब न करना। मैं राजा साहब को जवाब दे चुका हूँ। रुद्रपाल ने जवाब दिया, खेद है, मुझे अभी अवकाश नहीं है। दूसरे दिन राय साहब खुद आ गए। दोनों अपने अपने शस्त्रों से सजे हुए तैयार खड़े थे। एक ओर संपूर्ण जीवन का मजा हुआ अनुभव था, समझौते से भरा हुआ। दूसरी ओर कच्चा आदर्शवाद था, जिद्दी, उदंड और निर्मम। राय साहब ने सीधे मर्म पर आघात किया। मैं जानना चाहता हूँ वह कौन लड़की है? रुद्रपाल ने अचल भाव से कहा, अगर आप इतने उत्सुक हैं तो सुनिए, मैं मालती देवी की बहन सरोज है। राय साहब आहत होकर गिर पड़े। अच्छा, वह? आपने तो सरोज को देखा होगा। खूब देखा है। तुमने राजकुमारी को देखा है या नहीं? जी हाँ, खूब देखा है। फिर भी मैं रूप को कोई चीज़ नहीं समझता। तुम्हारी अक्ल पर मुझे अफसोस आता है। मालती को जानते हो कैसी औरत है? उसकी बहन क्या कुछ और होगी? रुद्रपाल ने तेवरी चढ़ाकर कहा, मैं इस विषय में आपसे और कुछ नहीं कहना चाहता, मगर मेरी शादी होगी तो सरोज से। मेरे जीते जी कभी नहीं ये हो सकता, तो आपके बाद होगी। अच्छा, तुम्हारे ये भी इरादे हैं? और राय साहब की आंखें सजल हो गईं, जैसे सारा जीवन उजड़ गया हो। मिनिस्ट्री और इलाका पदवी सब जैसे बासी फूलों की तरह नीरस निरानंद हो गए थे। जीवन की सारी साधना व्यर्थ हो गई। उसकी स्त्री का जब देहांत हुआ तो उनकी उम्र 36 साल से ज़्यादा न थी। वह विवाह कर सकते थे और भोग विलास का आनंद उठा सकते थे। सभी उनसे विवाह करने के लिए आग्रह कर रहे थे, मगर उन्होंने इस बालक का मुंह देखा और विदुर जीवन की साधना स्वीकार कर ली। इन्हीं लड़कों पर अपने जीवन का सारा भोग विलास न्यौछावर कर दिया। आज तक अपने हृदय का सारा स्नेह इन्हीं लड़कों को देते आए हैं, और आज ये लड़का इतनी निष्ठुरता से बातें कर रहा है मानो उससे उसका कोई नाता ही नहीं। फिर ही वह क्यों जायदाद और सम्मान अधिकार के लिए जान दें? इन्हीं लड़कों के लिए तो सब कुछ कर रहे थे। जब लड़कों को उनका जरा भी लिहाज नहीं, तो वह क्यों ये तपस्या करें? उन्हें कौन संसार में बहुत दिन रहना है? उन्हें भी आराम से पड़े रहना अच्छा लगता है। उनके और हजारों भाई मूँछों पर ताव देकर जीवन का भोग करते हैं, मस्त घूमते हैं, फिर वह भी क्यों न भोग विलास में पड़े रहें। उन्हें इस वक्त याद न रहा कि वह जो तपस्या कर रहे हैं वह लड़कों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए, केवल यश के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वह कर्मशील हैं और उन्हें जीवित रहने के लिए इसकी ज़रूरत है। वह विलासी और अकर्मण्य बनकर अपनी आत्मा को संतुष्ट नहीं रख सकते। उन्हें मालूम नहीं कि कुछ लोगों की प्रकृति ही ऐसी होती है कि विलास का अपाहिजपन स्वीकार ही नहीं कर सकते। वे अपने जिगर का खून पीने के लिए ही बने हैं और मरते दम तक पीते जाएंगे। मगर इस चोट की प्रतिक्रिया भी तुरंत हुई। हम जिनके लिए त्याग करते हैं, उनसे किसी बदले की आशा न रखकर भी उनके मन पर शासन करना चाहते हैं, चाहे वह शासन उन्हीं के हित के लिए हो। यद्यपि उस हित को हम इतना अपना लेते हैं कि वह उनका न होकर हमारा हो जाता है। त्याग की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि वह शासन भावना भी उतनी ही प्रबल होती है। जब सहसा हमें विद्रोह का सामना करना पड़ता है तो हम क्षुब्ध हो उठते हैं और वह त्याग जैसे प्रतिहिंसा का रूप ले लेता है। राय साहब को ये जिद पड़ गई कि रुद्रपाल का विवाह सरोज के साथ न होने पाए, चाहे इसके लिए उन्हें पुलिस की मदद ही क्यों न लेनी पड़े, नीति की हत्या क्यों न करनी पड़े। उन्होंने जैसे तलवार खींचकर कहा, हाँ, मेरे बाद ही होगी, और अभी उसमें बहुत दिन हैं। रुद्रपाल ने जैसे गोली चला दी, ईश्वर करे आप अमर हों। सरोज से मेरा विवाह हो चुका है। झूठ, बिल्कुल नहीं, प्रमाण पत्र मौजूद है। राय साहब आहत होकर गिर पड़े। इतनी संतृष्ण
हिंसा की आंखों से उन्होंने कभी किसी शत्रु को भी नहीं देखा था। शत्रु अधिक से अधिक उनके स्वार्थ पर आघात कर सकता था, या देह पर या सम्मान पर ये आघात तो उस मर्म स्थल पर था जहाँ जीवन की संपूर्ण प्रेरणा संचित थी। एक आंधी थी जिसने उनका जीवन जड़ से उखाड़ दिया। अब वह सर्वथा अपंग हैं। पुलिस की सारी शक्ति हाथ में रहते हुए अपंग है। बल प्रयोग उनका अंतिम शस्त्र था। वह शस्त्र उनके हाथ से निकल चुका था। रुद्रपाल बालिग हैं, सरोज भी बालिग है, और रुद्रपाल अपनी रियासत का मालिक है। उनका उस पर कोई दबाव नहीं। आह, अगर जानते ये लौंडा यूं विद्रोह करेगा तो इस रियासत के लिए क्यों लड़ते। इस मुकदमेबाजी के पीछे 2-2.5 लाख बिगड़ गए। जीवन ही नष्ट हो गया। अब तो उनकी लाज इसी तरह बचेगी कि इस लौंडे की खुशामद करते रहें। उन्होंने जरा बाधा दी, इज्जत धूल में मिली। वह जीवन का बलिदान करके भी अब स्वामी नहीं हैं। ओह, सारा जीवन नष्ट हो गया, सारा जीवन। रुद्रपाल चला गया था। राय साहब ने कार मंगवाई। मेहता से मिलने चले। मेहता अगर चाहे तो मालती को समझा सकते हैं। सरोज भी उनकी अवहेलना न करेगी। अगर 10-20 हज़ार रुपये बल खाने से भी ये विवाह रुक जाए तो वह देने को तैयार थे। उन्हें उस स्वार्थ के नशे में ये बिल्कुल ख्याल न रहा कि वह मेहता के पास ऐसा प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं जिस पर मेहता की हमदर्दी कभी उनका साथ जिस पर मेहता की हमदर्दी कभी उनके साथ नहीं होगी। मेहता ने सारा वृतांत सुनकर उन्हें बनाना शुरू किया। गंभीर मुंह बनाकर बोले, ये तो आपकी प्रतिष्ठा का सवाल है। राय साहब भांप न सके। उछल कर बोले, जी हाँ, केवल प्रतिष्ठा का। राजा सूर्य प्रताप सिंह को तो आप जानते हैं। मैंने उनकी लड़की को भी देखा है। सरोज उसके पाँव की धूल भी नहीं है। मगर इस लौंडे की अक्ल पर पत्थर पड़ गया। तुम मारिए गोली, आपको क्या करना, वही पछताएगा। आह, यही तो देखा नहीं जाता मेहता जी। मिलती हुई प्रतिष्ठा नहीं छोड़ी जाती। मैं इस प्रतिष्ठा पर अपनी आधी रियासत कुर्बान करने को तैयार हूँ। आप मालती देवी को समझा दें तो काम बन जाए। इधर से इनकार हो जाए तो रुद्रपाल सिर पीट कर रह जाएगा और ये नशा 10-5 दिन में आप उतर जाएगा। ये प्रेम रोग कुछ नहीं, केवल एक सनक है। लेकिन मालती बिना कुछ रिश्वत लिए मानेगी नहीं। आप जो कुछ कहिए मैं उसे दे दूंगा। मैं चाहें तो मैं उसे यहाँ के डफरिन हॉस्पिटल का इंचार्ज बना दूं। मान लीजिए वह आपको चाहे तो आप राजी होंगे। जब से आपको मिनिस्ट्री मिली है आपको विषय में उसकी राय जरूर बदल गई होगी। मान लीजिए वह आपको चाहे तो आप राजी होंगे। जब से आपको मिनिस्ट्री मिली है आपके विषय में उसकी राय जरूर बदल गई होगी। राय साहब ने मेहता के चेहरे की तरफ देखा। उस पर मुस्कुराहट की रेखा नजर आई। समझ गए, व्यथित स्वर में बोले, आपको भी मुझे मजाक करने का यही अवसर मिला। मैं आपके पास इसलिए आया था कि मुझे यकीन था कि आप मेरी हालत पर विचार करेंगे, मुझे उचित राय देंगे और आप मुझे बनाने लगे। जिसके दांत नहीं दुखे वह दांतों का दर्द क्या जाने। मेहता ने गंभीर स्वर में कहा, क्षमा कीजिएगा, आप ऐसा प्रश्न ही लेकर आए हैं, उस पर गंभीर विचार करना मैं हास्यास्पद समझता हूँ। आप अपनी शादी के जिम्मेदार हो सकते हैं। लड़के की शादी का दायित्व तो आप क्यों अपने ऊपर लेते हैं, खासकर जब लड़का बालिग है और अपना नफ़ा नुकसान समझता है। कम से कम मैं तो शादी जैसे महत्व के मामले में प्रतिष्ठा का कोई स्थान नहीं समझता। प्रतिष्ठा धन से होती है। राजा साहब उस नंगे बाबा के सामने घंटों गुलामों की तरह हाथ बांधे न खड़े रहते। प्रतिष्ठा धन से होती तो राजा साहब उस नंगे बाबा के सामने घंटों गुलामों की तरह हाथ बांधे न खड़े रहते। मालूम नहीं कहाँ तक सही है, पर राजा साहब अपने इलाके के दरोगा तक को सलाम करते हैं। इसे आप प्रतिष्ठा कहते हैं। लखनऊ में आप किसी दुकानदार, किसी अहलकार, किसी राहगीर से पूछिए, उनका नाम सुनकर गालियाँ ही देगा। इसी को आप प्रतिष्ठा कहते हैं। जाकर आराम से बैठिए। सरोज से अच्छी बधू आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगी। राय साहब ने आपत्ति भाव से कहा, बहन तो मालती की ही है। मेहता ने गर्म होकर कहा, मालती की बहन होना क्या अपमान की बात है। मालती को आपने जाना नहीं और न जानने की परवाह की। मैंने भी यही समझा था, लेकिन अब मालूम हुआ वह आग में पड़कर चमकने वाली सच्ची धातु है। वह उन वीरों में है जो अवसर पड़ने पर अपना जौहर दिखाते हैं, तलवार घुमाते नहीं चलते। आपको मालूम है खन्ना की आजकल क्या दशा है।
राय साहब ने सहानुभूति के भाव से सिर हिलाकर कहा, सुन चुका हूँ और बार बार इच्छा हुई कि उनसे मिलूं, लेकिन फुर्सत न मिली। उस मिल में आग लगना उनके सर्वनाश का कारण हो गया। जी हाँ, अब वह एक तरह से दोस्तों की दया पर अपना निर्वाह कर रहे हैं। उस पर गोविंदी महीनों से बीमार है। उसने खन्ना पर अपने को बलिदान कर दिया, उस पशु पर जिसने हमेशा उसे जलाया। अब वह मर रही है और मालती रात की रात उसके सिरहाने बैठी रह जाती है। वही मालती जो किसी राजा रईस से 500 फीस पाकर भी रात भर न बैठेगी। खन्ना के छोटे बच्चों को पालने का भार भी मालती पर है। ये मातृत्व तो उसमें कहाँ सोया था, मालूम नहीं। मुझे तो मालती का यह स्वरूप देखकर अपने भीतर श्रद्धा का अनुभव होने लगा। हालांकि आप जानते हैं मैं घोर जड़वादी हूँ और भीतर के परिष्कार के साथ उसकी छवि में भी देवत्व की झलक आने लगी है। मानवता इतनी बहुरंगी, इतनी समर्थ है, इसका मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। आप उनसे मिलना चाहें तो चलिए, इसी बहाने मैं भी चला चलूँगा। राय साहब ने स्निग्ध भाव से कहा, जब आप ही मेरे दर्द को नहीं समझ सके तो मालती देवी क्या समझेंगी। मुफ्त में शर्मिंदगी होगी। अगर आपको पास जाने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत क्यों? मैं तो समझता हूँ आपने उनके ऊपर अपना जादू डाल दिया है। मेहता ने हसरत भरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, वह बात अब स्वप्न हो गई। अब तो कभी उनके दर्शन भी नहीं होते। उन्हें अब फुर्सत नहीं रहती। 2-4 बार गया मगर मुझे मालूम हुआ कि मुझसे मिलकर वह खुश नहीं हुई। तब से जाते झेपता हूँ। हाँ, खूब याद आया। आज महिला व्यायामशाला का जलसा है, आप चलेंगे? राय साहब ने बेदिली के साथ कहा, जी नहीं, मुझे फुर्सत नहीं। मुझे तो ये चिंता सवार है कि राजा साहब को क्या जवाब दूंगा। मैं उन्हें वचन दे चुका हूँ। ये कहते हुए वह उठ खड़े हुए और मंद गति से द्वार की ओर चले। जिस गुत्थी को सुलझाने आए थे वह और भी जटिल हो गई। अंधकार और भी असूझ हो गया। मेहता ने कार तक आकर उन्हें विदा किया। राय साहब सीधे अपने बंगले पर आए। दैनिक पत्र उठाया कि मिस्टर तनखा का कार्ड मिला। तनखा से उन्हें घृणा थी। उनका मुंह भी नहीं देखना चाहते थे, लेकिन इस वक्त मन की दुर्बल दशा में उन्हें किसी हमदर्द की तलाश थी जो और कुछ न कर सके पर उनके मनोभावों से सहानुभूति तो करे। तुरंत बुला लिया। तनखा पाँव दबाते हुए रोनी सूरत लिए कमरे में दाखिल हुए और ज़मीन पर झुककर सलाम करते हुए बोले, मैं तो हुजूर के दर्शन करने नैनीताल जा रहा था। सौभाग्य से यहीं दर्शन हो गए। हुजूर का मिजाज तो अच्छा है। इसके बाद उन्होंने बड़ी लच्छेदार भाषा में और अपने पिछले व्यवहार को बिल्कुल भूलकर राय साहब का यशोगान प्रारंभ किया। ऐसी होम मेमोरी कोई क्या करेगा। इधर देखिए, हुजूर के चर्चे हैं। ये पद हुजूर को ही शोभा देता है। राय साहब मन में सोच रहे थे, ये आदमी भी कितना बड़ा धूर्त है। अपनी गरज पड़ने पर गधे को दादा कहने वाला, पहले सिरे का बेवफा और निर्लज्ज। मगर उन्हें उन पर क्रोध न आया, दया आई। पूछा, आजकल आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं हुजूर, बेकार बैठा हूँ। इसी उम्मीद से आपकी खिदमत में हाजिर होने जा रहा था कि अपने पुराने खामियों पर निगाह रखें। आजकल बड़ी मुसीबत में पड़ा हुआ हूँ हुजूर। राजा सूर्य प्रताप सिंह को तो हुजूर जानते हैं, अपने सामने किसी को नहीं समझते। एक दिन आपकी निंदा करने लगे, मुझसे सुना न गया। मैंने कहा, बस कीजिए महाराज, राय साहब मेरे स्वामी हैं और मैं उनकी निंदा नहीं सुन सकता। वह इसी बात पर बिगड़ गए। मैंने भी सलाम किया और घर चला गया। मैंने साफ कह दिया, आप कितना ही ठाट बाट दिखाएं, पर राय साहब की जो इज्जत है वह आपको नसीब नहीं हो सकती। इज्जत ठाट से नहीं होती, लियाकत से होती है, और आप में जो लियाकत है वह तो दुनिया जानती है। राय साहब ने अभिनय किया, आपने तो सीधे घर में आग लगा दी। तनखा ने अकड़ कर कहा, मैं तो हुजूर साफ कहता हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा। जब हुजूर के कदमों को पकड़े हुए हूँ तो किसी से क्यों डरूँ। हुजूर के तो नाम से जलते हैं। जब देखिए हुजूर की बदगोई। जब से आप मिनिस्टर हुए हैं उनकी छाती पर सांप लौट रहा है। मेरी सारी की सारी मजदूरी सांप डकार गए। देना तो जानते नहीं हुजूर। आसामियों पर इतना अत्याचार करते हैं कि कुछ न पूछिए। किसी की आबरू सलामत नहीं। दिन दहाड़े औरतों को कार की आवाज़ आई और राजा सूर्य प्रताप सिंह उतरे। राय साहब ने कमरे से निकलकर उनका स्वागत किया और इस सम्मान के बोझ से नत होकर बोले, मैं तो आपकी सेवा में आने वाला था। ये पहला अवसर था कि राजा सूर्य प्रताप सिंह ने इस घर को अपने चरणों से पवित्र किया। यह सौभाग्य मिस्टर तनखा भीगी बिल्ली बने बैठे थे। राजा साहब यहाँ
क्या इधर इन दिनों महोदयों में दोस्ती हो गई है? उन्होंने राय साहब की ईर्ष्याग्नि को उत्तेजित करके अपना हाथ सेकना चाहा, मगर नहीं, राय साहब यहाँ मिलने के लिए आ भले ही गए हों, मगर दिलों में जो जलन है वह तो कुम्हार के आवे की तरह इस ऊपर की लोप थोप से बुझने वाली नहीं। आज साहब ने सिगार जलाते हुए तनख्वाह की ओर कठोर राजा साहब ने सिगार जलाते हुए तनख्वाह की ओर कठोर आंखों से देखकर कहा, तुमने तो सूरत ही नहीं दिखाई मिस्टर तनख्वाह। मुझसे उस दावत के सारे रुपए वसूल लिए और होटल वालों को एक पाई तक न दी। वे मेरा सिर खा रहे हैं। मैं इसे विश्वासघात समझता हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हें पुलिस को भी दे सकता हूँ। ये कहते हुए उन्होंने राय साहब को संबोधित करके कहा, ऐसा बेईमान आदमी मैंने नहीं देखा राय साहब। मैं सत्य कहता हूँ, मैं कभी आपके मुकाबले में खड़ा न होता, मगर इसी शैतान ने मुझे बहकाया और मेरे 1 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। बंगला खरीद लिया साहब, कार रख ली, एक वेश्या से आशनाई भी कर रखी है, पूरे रईस बन गए हैं और अब दगाबाजी शुरू की। रईसों की शान निभाने के लिए रियासत चाहिए। आपकी रियासत अपने दोस्तों की आंखों में धूल झोंकना है। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।